नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। उस तैयारी के क्रम में एक और वीडियो आपके लिए है, जीएस का सेट। सभी प्रश्नों का सम्मिश्रण है इसमें, चाहे वो इतिहास हो, जीए हो, साइंस हो, विविध हो, सारे प्रश्न हैं इसमें। तो स्किप ना करें, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। और अगर नए हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, दोस्त को शेयर जरूर करें। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ध्यान से क्वेश्चंस को आप देखें। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, तीन ऑप्शन हैं आपके। तीनों भारत पर शासन किया है। मोहम्मद गौरी की शुरुआत होती है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी शासन करता है, अकबर भी शासन करता है। तो देवी लक्ष्मी का जो आकृति बना हुआ है वह मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था, मोहम्मद गौरी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उसी पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, ये मिलता है। अकबर ने भी सीताराम का जो प्रकृति है, आकृति है, वो सिक्कों पर गुदवाया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे नंबर दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है, गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था? अगर गुप्त काल पढ़े होंगे टॉपिक तो आसान है, ये चाट भाट के नाम से जाना जाता है। चाट भाट के नाम से पुलिस को जाना जाता था गुप्त वंश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। इसमें मिलान करने का है, सुमेलित करने का है। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में उसकी रचना है। एक एक करके देखेंगे। शूद्रक मृच्छकटिकम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, ये सही है। चलिए, ये सही है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस की रचना किया है। विशाखदत्त कौन था? मुद्रा राक्षस में किसकी रचनाएं मिलती है आपको पता होगा। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखा है, इसमें मौर्य काल से संबंधित रचनाएं हैं। कालिदास लिखा है विक्रमोर्वशीय। ठीक है, ये भी सही है। उत्तर रामचरित किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। यानी कि चारों ऑप्शंस आपके सही हैं, चारों मिलान जो है वो सही है। अब आगे देखेंगे नंबर चौथा। निम्नलिखित में किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया है? दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट। चार ऑप्शंस हैं आपके। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही पहला व्यक्ति है जिसने दशमलव प्रणाली की खोज की थी, दशमलव प्रणाली का विकास किया था। तो दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टयम। ठीक है, आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों जो हैं गुप्त काल के हैं। और दरबारी कवि किसके थे? याद है आप लोग को? ये विक्रमादित्य जो कि गुप्त शासक रहे हैं, इनके दरबारी ये तीनों थे। इनके जो दरबारी थे जैसे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सभी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, इसे जरूर याद रखें। और एक और बाणभट्ट जो है, ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन के दरबारी थे। कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही कादम्बरी लिखा है, इसे भी आपको याद रखना है। कादम्बरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको देखते जाना है, नोट करते जाना है या फिर स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब सूची 1 सूची 2 को यहाँ भी मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में रचनाकार है और सूची 2 में उसकी रचना है। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्टयम लिखा, अभी तुरंत हमने बताया था, ये तो मिलान सही है आपका। धनवंतरी के द्वारा नवनीतकम लिखा गया, ये भी आपका सही है, ये भी देखिए सही है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई है, ये भी सही है आपका। ठीक है, बराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतक की रचना की गई है, ये भी आपका सही है। तो आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टयम, धन्वंतरी के द्वारा नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत और बराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतक की रचना की गई है। तो ये चारों पुस्तक और ऊपर भी चारों पुस्तक को ध्यान देना है। एक एक पुस्तक को बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की इसकी संभावना रही है, प्रवृत्ति रही है। ठीक है, चलिए छठा देखिए। निम्न में कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण करने का मतलब है संचरण। तो केशिकाएं तो होगा ही, धमनी भी होगा, बिल्ली नहीं होगा। इसका सही जवाब बिल्ली हो जाएगा। और शिरा भी होगा। शिरा और धमनी जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धमनी और शिरा।
शीरा का काम है किसी भी ब्लड को, जो भी गंदे ब्लड होते हैं शरीर में, उसको हार्ट तक ले जाना, हृदय तक ले जाना, वहाँ से साफ किए हुए जो भी ब्लड मिलते हैं उसको अन्य अंगों तक पहुँचाने का काम धमनी का है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन ले जाता है और हृदय से शुद्ध रक्त को अन्य शरीर में कौन ले जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखने हैं, धमनियाँ और शिराएँ को। चलिए आगे देखेंगे। सातवां, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। 4 ऑप्शन हैं, आप देख ले, भिलाई, राउरकेला और है दुर्गापुर और है टिस्को। 4 ऑप्शन हैं आपके। दोस्तों हम बीच बीच में मजाक नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ आधा घंटा आपसे लेते हैं, 30 से 35 मिनट का समय, इसे हम जाया नहीं करना चाहते। और टीचरों की तरह हम यहाँ पे आपसे गप करें, ये करें, वो करें, ऐसी कोई हमें आदत नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये 30 मिनट आपका हो, सिर्फ आपका, मेरा नहीं। तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर हम चर्चा कर लें तो ये सार्वजनिक है और यह लगाया गया है सोवियत रूस के, उस समय रूस सोवियत रूस कहलाता था, रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। उसी तरह से राउरकेला स्टील संयंत्र की अगर हम बात करें तो यह जर्मनी के सहयोग से लगाई गई थी। दुर्गापुर स्टील संयंत्र, यह भी अगर हम बात कर लें तो दुर्गापुर जो था वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाई गई थी। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, या फिर राउरकेला स्टील संयंत्र किसके सहयोग से, या फिर दुर्गापुर स्टील संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया भारत में। तो ये क्वेश्चंस हमेशा उठते आए हैं, आते हैं, जियो के प्रश्न हैं इस तरह के। ठीक है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं, नोट कर लेने हैं। टिस्को, टाटा टिस्को इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये निजी क्षेत्र की कंपनी है टाटा टिस्को। इसकी स्थापना जमशेदजी ने किया था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था और टाटा के नाम से यह मशहूर है। शहर का नाम है जमशेदपुर, इन्हीं के नाम से ये शहर बसा था 1907 ईस्वी में। ठीक है। जमशेदपुर को ही टाटा बोला जाता है क्योंकि ये टाटा इनका उपनाम था, जमशेदजी टाटा, तो टाटा के नाम से भी जमशेदपुर जाना जाता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे। 8वां, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। पहली महिला चुनाव आयुक्त, तो मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, रमा देवी, निर्मला सीतारमन। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा रमा देवी। रमा देवी पहली महिला है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को सुशोभित किया था और वह ईस्वी कौन था, 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी में पहली महिला ये बनी थी रमा देवी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंची थी। अगर हम यहाँ पे बात कर लें रमा देवी के अलावा एक चीज और याद करने हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इसे आप रट लें, ध्यान दे लें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए। ये थे सुकुमार सेन, जो कि 1950 से लेके 58 तक रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे थे। रमा देवी 1990 ईस्वी में बनी थी और पहली महिला बनी थी। अब आगे के ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लें। आप जानते होंगे मीरा कुमार जो कि प्रथम महिला थी जो कि लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं सकते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रतिभा देवी को आप जानते होंगे, प्रथम महिला है जो कि राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई थी। राष्ट्रपति के पद पर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। निर्मला सीतारमन की अगर हम चर्चा कर लें तो ये प्रथम महिला है जो कि भारत के वित्त मंत्री बनी है। भारत की स्वतंत्र वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमन बनी है। वैसे अगर आप बात कर लें तो इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री के पद को सुशोभित किया है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रभार में थी।
लेकिन यहाँ पे आप देखें तो प्रथम महिला ये बनी है निर्मला सीतारमण, जो कि स्वतंत्र प्रभार में ये बनी है वित्त मंत्री के रूप में ये सुशोभित की है निर्मला सीतारमण। तो एक एक चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चंस देखें। 9वां नंबर सवाल, 9वां कहता है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इससे किसने लिखा है? एकदम आसान है, सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, ये रट्टा मारा हुआ है एकदम। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इसका प्रकाशन किया गया था 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया गया था, प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक, ठीक है। आगे देखेंगे 10वां नंबर, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण, यहाँ इसको जरूर आप ध्यान दे दें, को किस रूप से वर्गीकृत करता है? संगठन, श्रम, उपक्रम, पूंजी। तो ये उपकरण किस रूप से करता है? ये पूंजी के रूप में करता है, पूंजी के रूप में ये वर्गीकृत करता है। चलिए 11, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन, ध्यान दें, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन नामक एक स्कूल की स्थापना की थी, वो विधवाओं के लिए खासकर था। तो ये किसके द्वारा ये प्रयास किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर चारों ऑप्शंस में से तो पंडित रमाबाई इसकी सही जवाब हो जाएगा। पंडिता रमाबाई इन्हें कहा जाता है। ये 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में ये क्या हुआ था? शारदा सदन की स्थापना की थी। शारदा सदन की स्थापना बम्बई में की थी, उस समय का बम्बई, अभी मुंबई, बम्बई में की थी स्थापना। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। वो 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई, पंडिता रमाबाई। बम्बई को ही तोड़कर गुजरात और कहाँ, महाराष्ट्र में डिवाइड किया गया 1960-61 ईस्वी में। ध्यान देना है इस चीज को। पहले बम्बई ये राज्य हुआ करता था, औपनिवेशिक भारत में यह एक तरह का राज्य था। चलिए आगे देखेंगे 12, सिरके का रासायनिक नाम पूछ रहा है, सिरका का। तो सिरका को कहा जाता है एसिटिक एसिड। सिरका को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड। सिरका को एक और नाम बोला जाता है, इसको एथोनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखें, एथोनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरके को ही बोला जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ये बताना है। टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से जानते हैं, मियादी बुखार, ठीक है। टाइफाइड को हम क्या जानते हैं? मियादी बुखार के नाम से। और यह जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। साल्मोनेला, साल्मोनेला नामक यह जीवाणु होता है जिसके कारण से टाइफाइड रोग होता है। और यह जो होता है, हालांकि यह एक, अगर बात करें तो सर्वाधिक जो इफेक्टेड ऑर्गेन है, सर्वाधिक इफेक्टेड जो अंग है वो आंत है, आंत इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये अधिकतर अंगों को प्रभावित करता है, इसलिए इसका सही जवाब तो यहाँ कर सकते हैं आंत ही होगा। मियादी बुखार है, जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए को क्या बोला जाता है? सबसे पहले आप जाने आरएनए को बोला क्या जाता है? आरएनए को क्या बोला जाता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एसिड बोला जाता है, ठीक है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है आरएनए को। इसका मुख्य काम जो है वो पाचन क्रिया में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना था। ए और बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मेनली रूप से प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का मुख्य रूप से काम है। चलिए आगे देखेंगे 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कितने सदस्यों को करता है, ये बताना है। तो ये लगभग 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का, आंग्ल भारतीय इसको बोला जाता है, इसकी सदस्य चुनाव करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और अगर लोकसभा की बात करें तो 2 लोगों को लोकसभा में यह चुनाव करता है, यह मनोनीत करता है। 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, दोनों को याद रखने, एक को याद ना रखें, दोनों को। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, तो प्रोग्रामर हो गया। आसान है, ये तो सारा चीज क्वेश्चन में ही है। चलिए आगे देखेंगे रेगिस्तान रहित महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। वैसा महाद्वीप बताना है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो वह है यूरोप। यूरोप जो है, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो 17 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
18 देखेंगे, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने? तो इसका सही जवाब 18 का कुषाण हो जाएगा। कुषाण जो था यह सर्वाधिक रूप में सिक्के जारी किए थे, वो भी तांबा के। चलिए आगे देखेंगे, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को, तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाला गौतम थे। न्याय दर्शन को इन्होंने प्रचारित किया था। कपिल की अगर बात करें तो सांख्य दर्शन, इसे भी आपको याद रखने हैं, नोट कर लेने हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ये कपिल हो गए। जैमिनी के द्वारा ये मीमांसा, मीमांसा, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। मीमांसा दर्शन, जैमिनी, कपिल सांख्य दर्शन को, और गौतम न्याय दर्शन को। चलिए, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है ये बताना। 57, 78, 135, 300 वर्ष, 320 वर्ष। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिए जाएं तो आप क्या करेंगे? पूछे नहीं जाते लेकिन अगर पूछ लिए जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला बात हम जानेंगे कि विक्रम संवत कब से शुरू हुआ। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। यानी कि कहने का मतलब है जब अंग्रेजी संवत शुरू हुआ, अंग्रेजी तिथि शुरू हुआ 1, 2, 3, 4, उससे 57 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। शक संवत की शुरुआत कब हुई? ये हुई 78 ईस्वी से। ध्यान दें, यानी कि 1, 2, 3, 4 से गिनती शुरू हुआ अंग्रेजी तिथि, और यह 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। अब दोनों में अगर अंतर बतावें तो कितना होता है? जोड़ लें, दोनों को अंतर बताना है, क्योंकि 57 ईसा पूर्व कह रहा है, तो 57 ईसा पूर्व पहले और 78 ईस्वी बाद में, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, अंतर पूछ रहा है तो यहाँ जुट जाएगा, तो 135 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। 8, 7, 15 के 5, 7, 5, 12, 1, 13, 135 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं आप ये दोनों के चक्कर में ना फंस जाएं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से अगर आप समझ लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 135 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, टाइटन किसका सबसे छोटा नहीं बड़ा उपग्रह है? ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है किसका है? मंगल का है, शुक्र का है, बृहस्पति का है या फिर शनि का है? तो टाइटन है। टाइटन ये शनि का उपग्रह है, और यह बहुत बड़ा उपग्रह है। शनि का बहुत बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन अगर पूरे उपग्रह की बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह की संज्ञा इसे ही दी गई है, गैनीमेड की। और गैनीमेड जो उपग्रह है किसका है? बृहस्पति का है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर, मौलिक अधिकारों के अंत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो एक एक करके सबको देख लें। सबसे पहले तो आप जानें कि मौलिक अधिकार कितने हैं। आप जानते होंगे मौलिक अधिकारों की संख्या पहले हुआ करता था कितने? 7, लेकिन अब 6 है। सबसे पहला बात आप जान लें कि पहला जो है ये 14 से 18 तक है। अनुच्छेद की अगर हम चर्चा कर लें तो 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद अगर हम बात कर लें, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अगर अनुच्छेद 19 से 22 हो गया, उसके बाद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसी तरह से अगर आप देखें अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 25 से लेके 28 तक, 25 से लेके 28 तक ये किसके? ये धर्म से संबंधित अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 29, 30। अनुच्छेद 29 और 30 ये क्या बताता है? ये संबंधित है संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, धर्म संस्कृति से संबंधित है, उसकी आज़ादी से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29, 30 ये बताता है। अनुच्छेद 32 एक है, अनुच्छेद 32 है, ये क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकार को बचाने के लिए जो हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 32 कहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझें कि कौन सा बच्चों के शोषण, तो शोषण से संबंधित 23 और 24 है, और 23 में क्या है, 24 में क्या है, अब हम लोग यहाँ समझेंगे। सबसे पहले 17 समझ लें। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहीं से एराइज होता है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित, स्वतंत्रता, जिसमें से कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है?
प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो 19 में ही है। अनुच्छेद 23 जो कहता है ये मानव तस्करी या फिर बलात् श्रम कह सकते हैं, यानी कि जबरदस्ती काम करवाने से है। तो ये अनुच्छेद 23 भी शोषण से संबंधित है, शोषण से ही संबंधित है, लेकिन ये सीनियरों यानी कि कह सकते हैं कि 14 से ऊपर बच्चे के, ठीक है। लेकिन बच्चों जिसको 6 से 14 वर्ष कह सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 में वर्णित है। और इसमें ये कहता है कि ये क्या है, कोई भी कारखाना हो, कल कारखाना हो, किसी होटल हो, कहीं भी आप इससे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। काम करवाने से ये शोषण से संबंधित है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष का आपको दिया गया है, मौलिक कर्तव्य में भी दिया गया है और मौलिक अधिकार में 21A में भी वर्णित है कि आप उससे शिक्षा दिलवाएंगे। कर्तव्य भी है कि आप उसे शिक्षा दिलवाएंगे और अधिकार भी है कि राज्य से आप शिक्षा ले सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 किसके संबंध में है? अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 आपका सही जवाब हो गया। एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं। चलिए 23 कहता है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, किसके खिलाफ ये बताना है। तो सबसे पहले ये जानें कि प्रथम स्पीकर कौन था, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। तो जीवी मावलंकर था। जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ध्यान देना है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, इसे भी आपको नोट करने हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और इन्हीं के खिलाफ 1954 ईस्वी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सबसे पहला इन्हीं के खिलाफ, ठीक है। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और इन्हीं के खिलाफ 1954 ईस्वी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, लेकिन फिर भी ये पहला सेशन था, पहला बार था। उसके बाद 24 नंबर देखें, कहता है हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन कहाँ से प्राप्त होती है भैया, ये समझना है। हीरोइन कहाँ से प्राप्त होती है, वो वाला हीरोइन, फिल्मों वाला नहीं। यहाँ पे कुछ दूसरा ही माजरा है। कौन सा हीरोइन की आप बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। भांग से या फिर अफीम पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से। तो ये हीरोइन प्राप्त होती है न फिल्मों से, न भांग से, न तंबाकू से, न सुपारी से, अफीम पोस्ता से, ठीक है। चलिए आगे 25 देखें, औद्योगिक मलबे में से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा से, कागज से, रेयन से, वस्त्र से। अरे यार, कोई भी क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ लेगा आंसर बता देगा, इसमें कोई जान ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जान कह सकते हैं। क्या है? औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण। तो ये चमड़ा उद्योग हो जाएगा। जैसे ही आप सुनेंगे चमड़ा अगर कहीं जलता है, मानव जलता है, चमड़ा जलता है, तो उसका गंध ही अलग होता है, पूरा प्रदूषित हो जाता है वहाँ का वातावरण। तो सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण ये चमड़ा उद्योग से होता है। चमड़ा शहर के नाम से कौन विख्यात है, बताइए। चमड़ा शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में इसे कानपुर जो है वो चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक कंपनियां, सर्वाधिक कह सकते हैं यहाँ चमड़ा का उद्योग स्थित है। कहाँ? कानपुर में। और पूरे अगर विश्व की बात करें तो चमड़ा उद्योग की अगर हम बात कर लें पूरे विश्व में, तो चीन जो है उत्पादन सर्वाधिक करता है। चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है और भारत में कानपुर में, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग 26। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में कौन से कारक उत्तरदायी है? निम्न लिंगानुपात कहने का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का कम होना। तो ये लिंगानुपात निम्न लिंगानुपात कहलाता है। तो निम्न लिंगानुपात जो होता है उच्च मातृ मृत्यु दर में, चलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। उच्च बालिका मृत्यु दर, ये भी आपका सही है। बालिका भ्रूण हत्या, देखिए सबसे मेन रीजन यही होता है। बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, चलिए ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 27। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनसन एक शहर का नाम है जहां लोहा एवं इस्पात के लिए ये विख्यात है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स गाड़ी के लिए ये विख्यात है, चलिए ये भी सही है। मास्को पोत निर्माण के लिए विख्यात नहीं है, तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा, ठीक है। ओसाका जो है वस्त्र उद्योग, ओसाका कहाँ है आपको पता होगा, ओसाका है जापान में और यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे देखेंगे 28। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? शीतल मतलब ठंडी जलधारा।
तो कैरली धारा भी ये ठंडी ही जलधारा है, बेंगुएला भी ठंडी ही जलधारा है, अगुलहास भी ठंडी ही जलधारा है, लेकिन ब्राजील धारा जो है ये गर्म जलधारा है। अब यहाँ पे बताना है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, तो ये बेंगुएला है, तो बेंगुएला इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 देख लिए, उसके बाद 29 देखेंगे। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान दें, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ का है? हवाई का है। सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे बड़ा ज्वालामुखी यह है। चलिए 30, मृतक घाटी जानी जाती है। ऑप्शंस आप देखें, अत्यधिक उष्णता की, चलिए यही आपका आंसर पकड़ा गया, अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। आगे देखेंगे 31, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अब एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। एक तरफ पवन का नाम है तो एक तरफ उस देश का नाम है। चिनूक पवने कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए देखिए ये सही है। सिराको चलती है सिसिली में, ये भी सही है, इटली में। बिलजर्ड जो है चिली की हवा है, ये पवन है, ये भी सही है। नार्वेस्टर भारत में नहीं चलती है भाई, नार्वेस्टर जो है यह चलती है न्यूजीलैंड की, ये पवने हैं, न्यूजीलैंड। अगर भारत की बात करें तो भारत में लू चलती है, भारत में जो पवने चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नार्वेस्टर, ठीक है, भारत। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड का ये पवन है, और जबकि भारत की जो पवने हैं उसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। तो ये चारों ऑप्शंस देख लिए, एक एक चीजों को आपको समझते जाना है। कौन घुमक्कर चरवाह नहीं है? तो चलिए ये मसाई है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं इस तरह के, लेकिन क्वेश्चंस हैं। चलिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र, सभी पढ़ लिए होंगे इस चीज को। धारवाड़ तंत्र है, ये धारवाड़ तंत्र है, सभी पढ़ लिए होंगे, आप लोगों की तैयारी। चलिए आगे देखेंगे। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, झूमिंग सर्वाधिक कहाँ होती है ये बताना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है, असम में झूमिंग खेती बहुत होता है, इसलिए यह जाना जाता है झूमिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? कामागाटा मारू घटना जो है, ये कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था, पानी का जहाज था, और यह घटना घटित हुई थी 1914 ईस्वी में। घटना कब घटित हुई थी? घटित हुई थी 1914 ईस्वी में। उस समय प्रथम विश्व युद्ध का काल चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का काल चल रहा था 1914 ईस्वी में। और उस समय का यह घटना है, कामागाटा मारू एक जहाज था जो बाबा गुरदीप सिंह इससे संबंधित है। बाबा गुरदीप सिंह ने इस कामागाटा मारू जो जहाज था उसे किराए पे लिया था, और किराए पे लेके विभिन्न जगहों पे घूमे थे। उसके बाद ये कलकत्ता के बजबज में आए थे, कलकत्ता के बजबज कलकत्ता में एक जगह है, वहां पे आए थे। तो कामागाटा मारू की जगह यहाँ पे क्या हुआ था कि ढेर सारी यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चली थी, जिसमें से ढेर सारे लोग मारे गए थे। इसमें सिख के 300 प्लस व्यक्ति थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, जिसमें से ढेर सारे लोग मारे गए थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, और यह घटना कामागाटा मारू घटना के नाम से मशहूर है। 36 देखें, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो राजकुमार अजीम को जो सूबेदार नियुक्त किया गया था यह 1702 ईस्वी का समय था। आगे देखेंगे 37 नंबर, बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? खड़गपुर, रामनगर, गया, नवादा। तो खड़गपुर जो पहाड़ियां हैं इससे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम। देखिए, आप अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखने हैं 2011 का जनगणना चार्ट जाना है, एकदम समझ जाना है। कहाँ से क्वेश्चन से राइज हो जाएंगे कह नहीं सकते हैं, इसलिए एक एक चीजों को इसमें समझ लेने हैं। तो लिंगानुपात वाला सही जगह बताना है, ये बताना है। तो इसमें जगह को देख लें। सबसे पहले गोपालगंज की हम बात कर लें तो गोपालगंज में अगर लिंगानुपात की बात कर लें तो 1021 है, जो कि बिहार में सर्वाधिक है बिहार में लिंगानुपात 1021 है। उसी तरह से अगर किसी और का देखें, सिवान का देख लेते हैं, तो सिवान का हो जाता है 989, इसका जो लिंगानुपात है 989 है। उसके बाद सारण का अगर हम देख लें, सारण का कितना है? 949 है। उसी तरह से किशनगंज है,
किशनगंज का अगर हम देख लें, किशनगंज का जो अगर हम यहाँ पे देख लें लिंगानुपात तो कितना हो जाएगा 946। किशनगंज 946 है, ठीक है। एक नवादा इसमें बचता है, तो नवादा का अगर हम लिंगानुपात जाने तो नवादा का 939 है लिंगानुपात। अब इसको आप घटते क्रम में बढ़ते क्रम में जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो घटते क्रम में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो गोपालगंज हो जाएगा। ये 3 ऑप्शंस में आप देख सकते हैं गोपालगंज है। दूसरा नंबर पे हम सिवान को लिखे हैं जो कि 989 है, तो सिवान, तीनों में सिवान है, इसमें भी सिवान, इसमें भी सिवान, इसमें भी सिवान है। उसके बाद देखेंगे सारण है जो कि 949 है, ये दोनों से भी ज़्यादा है, तो सारण देखेंगे इसमें है और इसमें है। चलिए एक तो यहाँ पे अब खत्म हो गया, अब 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब देखना है किशनगंज और नवादा में किसका सबसे ज़्यादा है। तो किशनगंज का 946 और नवादा का 939 है, तो किशनगंज का सर्वाधिक है, तो यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। तो घटते क्रम में कौन सा हो जाएगा, आपका बी सही जवाब हो जाएगा। घटते क्रम में गोपालगंज का सर्वाधिक है, सिवान, उसके बाद सारण, तब किशनगंज। इसको नोट कर लें, कम से कम गोपालगंज को आप याद रखें। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले, बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि की अगर आप बात कर लें तो शेखपुरा जिला है। तो शेखपुरा जिला ही सिर्फ अगर आप आ जाए फर्स्ट में तो आप समझ सकते हैं कि आपका सही जवाब यही हो जाएगा, शेखपुरा है, उसके बाद शिवहर है, तब फिर अरवल का नंबर आता है। चलिए आगे देखेंगे 40। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है, उस नदी का नाम बताना है। तो वो नदी है यमुना नदी। यमुना नदी को भारत में खुले नाले के रूप में कहा जाता है। यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये यमुनोत्री से हुई है, यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री से हुई है। कहाँ? उत्तराखंड के ग्लेशियर से, उत्तराखंड के ग्लेशियर से। इसे भी आपको याद रखने हैं, ग्लेशियर से, ठीक है। यमुनोत्री से, उत्तराखंड के ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्भव हुआ है। गंगा की अगर बात कर लें तो गंगोत्री से हुआ है, गंगोत्री से हुआ है। नर्मदा नदी की बात कर लें तो ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसी तरह से गोदावरी की अगर बात करें तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है जो कि कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना है, महाराष्ट्र। तो चारों को याद रखने कौन सी नदियां कहां से निकलती है। चलिए आगे देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पत्ति करता है या उत्पादित करता है? तो तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक ये जो सिल्क उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है, ये कर्नाटक हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार तो होगा नहीं, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। चलिए आपका आंसर यहीं मिल गया। मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वे सब भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किया गया है। आगे 43 देखेंगे। चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो हम बता चुके हैं कितनों बार, ये हर्षवर्धन के समय, हर्ष के समय ये आया था 630 ईस्वी में, इसे भी आपको याद रख लेने हैं। और 643 तक यह भारत में रहा था, 643 तक यह भारत में रहा था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था। तो हर्षवर्धन को भी याद रखने हैं 606 ईस्वी में, और इसके दरबार में आया था हेनसांग 630 ईस्वी में। चलिए 44। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनका जो मुख्य रूप से आंदोलन था ये होम रूल आंदोलन था जो कि 1916 ईस्वी में शुरू की गई थी। कहाँ से? पुणे से शुरू की गई थी, पुणे से शुरू की गई थी होम रूल आंदोलन। और इसी आंदोलन के क्रम में इनका एक विशेषण मिला था लोकमान्य, ठीक है। एक और हुआ था 1916 ईस्वी में ही हुआ था, मद्रास से शुरू किया गया था, ये भी होम रूल ही था। और इसको शुरुआत किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। बाद में चलकर ये दोनों एक हो जाता है, ये दोनों होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल लीग जो है, दोनों एक हो जाता है। 1916 में ही दोनों शुरुआत हुआ था।
चलिए आगे 45 देखिए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। बहुत आसान है, ये गुजरात हो जाएगा, लवणीय प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। लवणीय मतलब साल्टी। चलिए, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ आसान है 1985, इसे सिर्फ याद रख लें। फसल बीमा योजना की शुरुआत भारत में 1985 ईस्वी में की गई थी। भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखरा नांगल किस नदी पर है? भाखरा नांगल सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा ये बांध बनाया गया है। नांगल एक परियोजना है, इसे नहरें निकाली गई है, ठीक है। तो ये हरियाणा और पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। 48 देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? आप ही बताइए, क्वेश्चंस आपके लिए है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है उपरोक्त में से किसी के द्वारा। इसका सही जवाब नहीं, ये हो जाएगा डी। तो अस्थायी सदन है, इसे उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं, उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। उच्च सदन, अस्थायी सदन, ये सारी चीजों को भी उच्च सदन भी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा, ठीक है। आगे देखेंगे 49, एक पंथ दो काज, ये कहावत है, ये हिंदी का एक कहावत है, एक पंथ दो काज, यानी कि एक साथ दो काम का होना। देखिए ऑप्शंस में कहाँ है, ये है एक साथ दो काम का होना, ये एक पंथ दो काज हो जाएगा। अब आज का अंतिम सवाल देखेंगे 50वां, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब अंत में जुड़ने वाला, प्रत्यय मतलब अंत में, शब्दों के अंत में जुड़ता है, यह शब्दों के अंत में जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। तो इति, इति, इत, तो ये ती शब्द हो जाएगा जो कि जागृति में जुड़ा है प्रत्यय के रूप में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है निःशुल्क यहाँ तैयारी कराई जाती है। ये जीएस का सेट यहाँ पे चल रहा है, बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे सेगमेंट मिलने वाले हैं, उसके भी वीडियो सुबह में आने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग की भी प्रक्रिया चल रही है, वो भी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों बस आपका प्यार बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।